नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कल स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। इसीलिए जो करंट अफेयर का क्लास है वो हमारा डेली चलता है, तो कल का जो करंट अफेयर था वो 17 हम एक दिन का आगे बताते हैं, तो 17 तारीख का जो करंट अफेयर था वो 18 तारीख को हम बताते हैं। तो कल की मैं क्लास नहीं लेने के कारण आज का जो करंट अफेयर है वो 17 तारीख का है। तो 17 तारीख का जो 19 को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि 19 को प्रस्तुत इसलिए कर रहे हैं कि 18 को हम क्लास नहीं ले सके और 17 तारीख का करंट आएगा। तो आज की जो हमारी क्लास करंट अफेयर की है वो 17 तारीख के करंट अफेयर की है। तो 17 तारीख का करंट अफेयर आज प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, मैं आज आपसे क्षमा चाहूँगा कि आज इंटरनेट में बाधा होने के कारण, इंटरनेट में बाधा होने के कारण लाइव क्लास नहीं आ पा रही। तो आपको लाइव क्लास आपके साथ हम रूबरू नहीं हो पा रहे, आपके साथ हम डायरेक्ट टच नहीं हो पा रहे, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और इसी के साथ हम नया जो लेके आए हैं वो ये लेके आएंगे, हम वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि लाइव होने में प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो डाउनलोड हो रहा है तो वो आपको आज लगभग 1 घंटे बाद मिल रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपको वैसे का वैसा क्लास, वैसी की वैसी क्लास मिल जाएगी। सिर्फ अंतर इतना ही रहेगा कि आप लाइव मेरे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो आज का जो हमारा जो करंट अफेयर है वो 17 तारीख का है, जो हम 19 को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज के करंट अफेयर पे आइए दोस्तों और हमारे साथ जुड़े, डेली की तरह आप देखें और आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और चीज़ें वैसा का वैसा रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम कोई भी बाधा नहीं आने देंगे। कल की क्लास आपकी वैसी की वैसी होगी। आज आप देखिए, तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है उस पर हम बताना जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको करंट की न्यूज़ बताना चाह रहा हूँ। 17 अगस्त मैंने बताया, तो 17 अगस्त तो मैंने क्यों बताया आपको समझ गए होंगे कि 18 की छुट्टी होने के कारण आज 17 तारीख की हम 19 को पेश कर रहे हैं, 19 अगस्त को पेश कर रहे हैं। समझ गए क्या? तो 17 तारीख की जो सूचनाएं हैं वो हम 19 अगस्त को पेश कर रहे हैं। तो ये तो आप देखिएगा। अब आपकी हमारी न्यूज़ जो है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, एक तो आपने देखा हो तो एक पारसी जो हमारा धर्म है, पारसी धर्म का नवरोज त्योहार गया है। नवरोज त्योहार वैसा का वैसा है जैसे हिंदुओं का नया वर्ष, नव वर्ष प्रतिपदा है जो चैत्र कृष्ण एकम को आता है। चैत्र कृष्ण एकम को आता है तो हिंदुओं का नया वर्ष है। और मुस्लिम का जो नया वर्ष है वो आपका हिजरी संबत है। कौन सा? हिजरी संबत। तो उसी प्रकार से पारसी धर्म का जो नववर्ष है वो आपका नवरोज है। कौन सा है? नवरोज। तो नवरोज पारसी धर्म का नववर्ष है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक आपका अखबार में न्यूज आई कि मनरेगा में काम देने वाले राज्यों की जो रिकॉर्ड आया कि भाई लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान या लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में काम देने वाले राज्यों में पहले कौन है और लास्ट कौन है। पहले कौन है, लास्ट कौन है, इसके बारे में हमारी रिपोर्ट आई। एक आया, देश का पहला हाईटेक गांव पुंसरी है। देश का पहला हाईटेक गांव जो शहरों को भी मात दे रहा है, शहरों को भी मात दे रहा है। और वो हाईटेक गांव कौन सा है? पुंसरी। और पुंसरी कहां पर है? गुजरात में। पुंसरी कहां पर है? गुजरात। एक आया, नई शिक्षा नीति अभी हमारी आई है और नई शिक्षा नीति पर राजस्थान में एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है, राजस्थान में समिति शिक्षा पर समीक्षा करने के लिए की गई है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त जो 74वीं स्वतंत्रता दिवस था उस पर एक घोषणा की कि हम लड़कियों की औसत आयु, शादी की जो औसत आयु है वो 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष करेंगे। और इसके लिए हमने एक समिति भी गठित की है। ये बात आई। एक लड़ाकू विमान रुस्तम 2 आया है जिसके बारे में। और एक हमारे सबसे जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया है। इस प्रकार से हमारी 7 न्यूज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक पारसी का नया वर्ष कौन सा है? नवरोज है।
एक हमारा मनरेगा में काम करने वाले राज्यों की स्थिति है, एक देश का पहला हाईटेक राज्य पुंसरी है, और एक एजुकेशन जो नीति आई है उस पर राजस्थान में समिति बनी है, और एक विवाह में लड़कियों की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर हम कितनी करने जा रहे हैं, 21 वर्ष, और एक लड़ाकू विमान जो है मानव रहित विमान है रुस्तम 2 का प्रयोग किया गया, और एक महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया है। ये बारे में बात आई। अब हम बताना चाह रहे हैं आज का जो वाक्य है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिससे आप सीखते हैं, चीज़ों को काम आती है कि जीवन आसान और पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। जीवन आसान और पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा जब केवल आप लोगों की अच्छाइयाँ देखोगे। मैंने बोला बहुत से लोग हैं जो बुराई देखते हैं, और मैं क्लास में भी कहता रहा हूं कि किसी की बुराई, मतलब बुरी चीज़ों पर ध्यान मत दो, बुराई मत करो। अगर आप बुराई नहीं करोगे तो आप खुश रहोगे। तो कहता जीवन आसान हो जाएगा और पहले से सदा और बढ़िया हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा जब आप सिर्फ लोगों की अच्छा ही देखोगे, सिर्फ लोगों के अच्छाइयों को ही देखोगे। ठीक है, तो ये टोटल आपको हमने बताया। तो आज की जो हमारी न्यूज़ है वो 7 न्यूज़ है जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। और इसका वही बात कर रहा हूँ, इसके नोट्स हमने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, फेसबुक पर डाल दिए हैं, और मेरे ग्रुप में व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं उन लोगों को भेज दूंगा। और कोई को मतलब मंगाने हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मैंने व्हाट्सएप डाल रखे हैं काफ़ी, तो उस पर भेज देना, मैं भेज दूंगा। तो ये नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। और आज 17 तारीख का करंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल 18 को मैं छुट्टी पर था और आज 19 तारीख हो गई, तो वही करंट आपको बताने जा रहा हूँ, तो जिससे हमारा कर्म न टूटे, सारी चीज़ें आपकी आ जाए। कल हम जो करंट प्रस्तुत करेंगे वो 18 और 19 का करेंगे, तो क्योंकि एक दिन का पहले का करते हैं हम, तो ठीक है। अब आइए पहला, अब देखिए पारसी नववर्ष कौन सा, नवरोज, कौन सा, नवरोज। अब देखिए इसके माध्यम से हम सीधे के सीधे हिस्ट्री में जा रहे हैं। अब इसमें कितने टॉपिक बनते हैं, एक तो पारसी धर्म के बारे में आपको बताएंगे, किसके बारे में, पारसी धर्म। अब सारी चीजें आ जाएगी, पारसी धर्म, हिस्ट्री पूरी आ जाएगी, पारसी धर्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो पारसी धर्म आ गया, एक तो ध्यान दीजिएगा पारसी धर्म आ गया, और एक नवरोज त्योहार तो है ही है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, और जो टॉपिक हो जाएगा हिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक होगा, और आपको एक इंटरेस्ट आएगा किस प्रकार से कौन सा धर्म आया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने आपसे जा रहे हैं। तो देखिए पारसियों का नववर्ष कौन सा है, नवरोज। पारसियों का नववर्ष कौन सा है, नवरोज। अब आप देखिएगा एक बार, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है जिसकी स्थापना आर्यों की ईरानी शाखा, मतलब आपको पता है आर्यों की जो हिंदुस्तान की शाखा वो तो हिंदू कहलाई, आर्यों की जो हिंदुस्तानी शाखा सिंधु नदी पर बसी हुई शाखा थी। आर्यों की जो यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि आर्यों के संतान ही तो हिंदू हैं और आर्यों की संतान ही पारसी हैं। आर्यों की जो सिंधु घाटी पर, जो सिंधु नदी के आसपास जो लोग थे वो तो क्या बन गए, हिंदू, और आर्यों की जो ईरान की तरफ चले गए, ईरानी शाखा थी, वो आपके कौन से हो गए, ईरानी शाखा थी वो कौन सी हो गई, ईरानी शाखा के संत जरथुष्ट ने मतलब इसकी स्थापना की थी। यानी आप ये कह सकते हो कि आर्यों की ईरानी शाखा जो थी वो आपके कौन हो गए, पारसी, और इनका जो संत था वो कौन था, जरथुष्ट था। कौन सा था, जरथुष्ट, जरथुष्ट। तो जरथुष्ट इनका क्या था, संत था, और जिन्होंने इसकी स्थापना करी इस धर्म की, इसलिए इसको जरथुष्ट धर्म भी बोलते हैं। कौन सा धर्म बोलते हैं, जरथुष्ट धर्म भी बोलते हैं। मैं फिर बोल देता हूं, ये विश्व का प्राचीन धर्म है। हमारे आर्यों के संतानी तो हिंदू हैं, और आर्यों से ही कौन सा है, पारसी जुड़ा हुआ है। आर्यों की सिंधु वाली शाखा है, उससे तो क्या बन गए, हिंदू, और आर्यों की ईरानी शाखा है, उनसे कौन से बन गए, पारसी। और आर्यों का जो पारसी शाखा का जो संस्थापक है वो कौन है, संत जरथुष्ट है, संत जरथुष्ट। इसलिए हम इसको जरथुष्ट धर्म भी बोलते हैं, जरथुष्ट धर्म भी बोलते हैं। अब आइए आगे, कि आगे क्या होता है। 7वीं शताब्दी में अरब जो मुस्लिम थे, अरबों ने ईरान को पराजित किया और जरथुष्ट धर्मावलंबियों को जबरन इस्लाम से क्या कर दिया, दक्षित। मैंने बोला अरब कंट्री के जो मुस्लिम थे उन्होंने ईरानियों को क्या कर दिया, पराजित करके, और जरथुष्ट से के जो जुड़े हुए थे, जरथुष्ट के अनुयायी थे, उन अनुयायियों को जबरन इस्लाम से क्या कर लिया, दक्षित कर दिया, यानी इस्लाम बना दिया। और ऐसी मान्यता है कि कुछ ईरानी वहां से भाग गए, इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, और नाव में सवार होकर के और ये भारत आ गए, और गुजरात तट पर, गुजरात तट का कौन सा गांव है, नवसारी। कौन सा गांव है, नवसारी। तो नवसारी, गुजरात के नवसारी में आकर के, और नवसारी में आ गए
और यहां पर बस गए। और वर्तमान में जनसंख्या इनकी लगभग इंडिया में क्या है 1 लाख है और 70% ये कहां पर रहते हैं, मुंबई में। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा ईसाई कहां पर है, तो महाराष्ट्र मुंबई में है। महाराष्ट्र मुंबई। मैं फिर बोल रहा हूं, ये मूलतः कौन से थे, तो प्राचीनतम धर्म है। ये आर्यों की ईरानी शाखा के जरथुष्ट के क्या हैं, अनुयायी हैं, और इसलिए इसको जरथुष्ट धर्म भी बोलते हैं। अरबों ने ईरान को परास्त किया तो कुछ तो क्या बन गए, मुसलमान, और कुछ मुसलमान न बन करके भारत की ओर प्रागमन हो गए, आगमन भारत की ओर आ गए, और गुजरात तट के नवसारी गांव में आकर के बस गए थे, और यहां से बाद में मुंबई चले गए। और मुंबई में इनके सबसे ज्यादा प्रतिशत है, सर्वाधिक ये कहां पर रहते हैं, मुंबई में, और 70% लोग ये मुंबई में। इनकी जनसंख्या 1 लाख है, समझ गए। ये टोटल आपकी बात होती है पारसियों के बारे में। अब हम बोलना चाह रहे हैं आगे, भारत में यह धर्म जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे कम है। अब आप बोलूंगा एक बार अथवा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला धर्म कौन है, मुस्लिम। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला धर्म कौन सा है, मुस्लिम। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला धर्म कौन सा है, तो पारसी। कौन सा, पारसी। इसीलिए 2011 में पारसियों के लिए एक योजना चलाई, जियो पारसी योजना। जियो पारसी योजना क्या है, तो पारसियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कौन सी योजना थी, जियो पारसी। पारसियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए योजना कौन सी थी, जियो पारसी योजना। तो जियो पारसी योजना आपको देख सकते हैं। तो मैंने बोला भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला धर्म कौन सा, मुस्लिम। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला धर्म कौन सा, वृद्धि दर वाला धर्म कौन सा, तो पारसी। और पारसियों की जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए जियो पारसी योजना। कौन सी, जियो पारसी योजना। तो ये आपका टोटल इसके बारे में बात आ गई। अब एक और मैंने कोटेशन दी है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कि एक प्रसन्न व्यक्ति जो फूल की तरह होता है, वह सारी दुनिया को क्या होता है, खुशी देता है। फूल जैसे सबको सुगंध दे सकता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति खुश रहता है। अब वही बात आप देख लीजिए, हम निराश व्यक्ति के साथ बैठते हैं, जो खुश नहीं रहता वो हमें निराशा ही देगा, और जो प्रसन्न व्यक्ति होगा ना, वो प्रसन्नता को बिखेरेगा, और बिखेरेगा तो सभी लोग उसके साथ क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो ये अपन पारसी के बारे में बताया। और पारसी धर्म के बारे में देखिए, एक बार वापस बोल दो, ये बेसिकली आर्यों की ईरानी शाखा से रिलेटेड है। इनका पहला संत कौन है, जरथुष्ट से ही जरथुष्ट धर्म बना है। और मैंने बोला ये ईरान के थे, तो ईरान में अरब ने इनको मुस्लिम बना दिया, अरबों ने। तो कुछ लोग वहां से मुस्लिम धर्म ने स्वीकार करके भारत की तरफ आ गए। भारत में नवसारी गांव में आए, नवसारी से मुंबई चले गए, और इनकी जनसंख्या आज 1 लाख है। उनमें से 70% कहां पर है, मुंबई में है। और मैंने कहा इनकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, तो धर्मों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, पारसियों की। और इसलिए इनके लिए कौन सी योजना चलाई है, जियो पारसी। कौन सी योजना, जियो पारसी। अब आप आगे बढ़िए। पारसी लोगों का सर्वोच्च देवता है अहूर मजदा। पारसियों का सबसे प्रमुख देवता जो कौन सा है, वो प्रमुख देवता कौन सा, अहूर मजदा। अहूर मजदा इनका प्रमुख देवता है। तो देखिएगा, प्रमुख देवता अहूर मजदा है। इनका दैनिक जीवन में देवता है वो अग्नि है। आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, दैनिक जीवन में जो देवता है वो अग्नि है। और ये लोग शव को मीनार पर, ऊंची मीनार पर रखते हैं। वहां पर गिद्ध और कौवे, चील ये नोच कर शव को खाते हैं। बाद में अस्थियां बिखरी हुई अस्थियों को ये समेटते हैं। तो ये इनका मेन धर्म है। तो ये लोग का सर्वोच्च देवता कौन है, अहूर मजदा। अहूर मजदा। इनका दैनिक जीवन में देवता बड़ा कौन सा है, अग्नि। कौन सा, अग्नि। कर्मकांडीय देवता कौन सा हो गया, अग्नि। और ये लोग शव को खुले में छोड़ते हैं, जिससे गिद्ध और चील वगैरह नोच कर खाते हैं। ठीक है। और इनका धर्म ग्रंथ जो है वो जैन अवेस्ता। और इनका नववर्ष है वो कौन सा है, नवरोज। नववर्ष कौन सा है, नववर्ष। और इनके जो धर्म स्थल को हम क्या बोलते हैं, अग्यारी। क्या बोलते हैं, अग्यारी। तो ये भी दोस्तों इनके धाम से देखो, सारी स्त्री की बात बता रहा हूं, स्त्री से जुड़ी हुई चीज है। पारसी लोगों का देवता कौन हो गया, अहूर मजदा। दैनिक जीवन में जो कर्मकांडीय देवता हो गया वो कौन सा हो गया, अग्नि। ये लोग शव को क्या छोड़ते हैं, खुले में छोड़ते हैं। और खुले में छोड़ करके जिनको चील कौवे गिद्ध वगैरह नोच कर खाते हैं। इनका धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो जैन अवस्था है। कौन सा, जैन अवस्था। और इनका त्योहार कौन सा है, नया वर्ष कौन सा है, तो नवरोज। और पारसी धर्म का पूजा स्थल जो है वो अग्गिहारी। कौन सा, अग्गिहारी। अग्गिहारी जो धर्म है। अब आइए, पारसी धर्म से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति आपके कौन कौन से रहे हैं। तो पारसी धर्म से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति, एक तो आपको बताया दादा भाई नौरोजी रहे हैं।
आपका टाटा समूह रहा है, वाडिया समूह रहा है, गोदरेज समूह रहा है। तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज्यादा योगदान दे सकते हैं वो सारे के सारे लोग, पारसी लोग इनके साथ जुड़े हुए। दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध रहा है, आपका टाटा समूह जो आपका आज देश का सबसे विश्वसनीय घराना है, सबसे दानी घराना है, वाडिया समूह और गोदरेज समूह ये आपके मतलब पारसी हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में क्या देते हैं, योगदान। अब पारसियों का भारत में धर्म सुधार आंदोलन देखिए, तो पारसियों का धर्म सुधार आंदोलन के बारे में देखिए। नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी और एसएस बंगाली ने 1851 में रहनुमार, कौन सा 1851 में रहनुमाई, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, रहनुमाई मजदयासन सभा का गठन किया। कौन सी? मजदयासन सभा। रहनुमाई मजदयासन सभा का स्थापना की और इस सभा का उद्देश्य था कि पारसी लोगों को, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रहनुमाई आंदोलन, रहनुमाई आंदोलन। तो रहनुमाई आंदोलन की स्थापना किसने की? नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, एसएस बंगाली 1851 में की और रहनुमाई आंदोलन बोल सकते हैं। और रहनुमाई आंदोलन का उद्देश्य जो था वो पारसियों में जागरूकता प्रदान करना था और ये अपना संदेश पारसियों के पास रफ्त गोपतार नामक पत्रिका के माध्यम से पहुंचाते थे। रफ्त गोपतार। तो देखिए चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये अपना इनका आंदोलन कौन सा आ गया? पारसियों में सुधार का आंदोलन कौन सा आ गया? रहनुमाई आंदोलन। कौन सा? रहनुमाई आंदोलन। रहनुमाई आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ? दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदौनजी। और मैंने आपको बोला कि ये जो पत्रिका के माध्यम से अपना संदेश भेजते थे जिसको क्या बोलते थे? रफ्त गोपतार। इसके अलावा किन किनों ने उन्होंने काम किया तो ध्यान दीजिएगा। के आर कामा जो थे, उन्होंने के आर कामा ने पारसियों में शिक्षा का प्रसार किया। और एक बीएस मालबारी थे जिनके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना। इसके माध्यम से आप ये अब की बार फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट के माध्यम से यह डिसाइड किया कि सेक्स की आयु 12 वर्ष से कम नहीं होगी। 12 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी लड़कियों की विवाह की आयु भी 12 वर्ष से क्या होगी? कम। यहां पे पहली बार तय हुआ। तो सेक्सुअल जो आयु थी वो आपकी 12 वर्ष से कम। तो एज ऑफ कंसल्ट एक्ट, ये किसका योगदान था? मालबारी का। किसका योगदान था? मालबारी। और अब आप दादा भाई नौरोजी पे दो चार चीजें बोल सकते हो। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम और बात करें। देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में हम बात करें तो देखिए क्या क्या चीज आती है। एक तो इनको स्वतंत्रता संग्राम में ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एक बार सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है क्वेश्चन। एक इनको राष्ट्रीय आय का क्या बोलते हैं? जनक। राष्ट्रीय आय का जनक। पहली बार इन राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए, राष्ट्रीय आय का जनक। और तीसरा इनका एक जो सिद्धांत दिया था, कौन सा? धन निकासी सिद्धांत। तो देखिए दादा भाई नौरोजी को आप और जोड़ सकते हैं। तो देखो दोस्तों किस टाइप से आप टॉपिक को लाए हो। देखो एक तो इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए। राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसने जारी किए? दादा भाई नौरोजी ने किए। तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के सबसे पहले आंकड़े जारी किए और राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए। उन्होंने धन निकासी का सिद्धांत बताया। धन निकासी का क्या बताया? सिद्धांत। धन निकासी सिद्धांत बताया कि हमारा जो धन है वो अंग्रेज अपने यहां पर बहा कर ले जा रहे हैं, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को पूरा खोखला कर रहे हैं। और इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी देते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। और एक कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले क्या थे? पारसी अध्यक्ष थे। और 1905-6 तक ये 3 बार क्या बन चुके थे? अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कांग्रेस के 1906 तक कितनी बार? देखो कांग्रेस के एक तो प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अध्यक्ष और एक 3 बार अध्यक्ष। कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार अध्यक्ष, तो 3 बार अध्यक्ष रहे। तो ये टोटल आपकी बात आप कर सकते हैं।
ये देखो दोस्तों, दोनों चीजें होगी, तो ये भी चीज आप जोड़ सकते हो। तो देखिए, हमने केवल एक शब्द लिया पारसी, कौन सा? पारसी। और पारसी के माध्यम से हमने बताया पूरा कि किस प्रकार से तो पारसी धर्म दुनिया में आया और किस प्रकार से पारसी धर्म भारत में आया, भारत में जनसंख्या में क्या योगदान है, उनके लिए क्या योजना चला रहे हैं, वे पारसी धर्म के देवता कौन है और उनका ग्रंथ कौन सा है, उनका देवता, उनका किस प्रकार से धर्म की स्थिति हमने बताई। और फिर हमने कहा कि हमारे देश में पारसियों का क्या योगदान है। पारसियों का जो आंदोलन था वो रहनुमाई आंदोलन है। एज ऑफ कंसर्न एक्ट लेके जो आया वो BS मालबारी लेके आया, और दादा भाई नौरोजी का क्या रोल है। तो इस सारी बातों को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी एक पॉइंट आपके पकड़ में आए तो उस पॉइंट के माध्यम से आप सारी चीजों का प्रसार कर सकते हो। तो ये पहला टॉपिक अपना था, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप और देख सकते हैं। दूसरे बारे में देखिए, तो दूसरा बारे में देखिए, दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो था मनरेगा में काम देने वाले राज्य। मनरेगा में काम देने वाले राज्य। अब मनरेगा में काम देने वाले राज्य लॉकडाउन घोषणा के दौरान, अब मैं बोलूंगा एक बार तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून में गांवों में लोगों को रोजगार देने का काम करता है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो कहता है लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा जो रोजगार दिया है वो फर्स्ट नंबर वो किसने दिया है? छत्तीसगढ़ ने। फर्स्ट नंबर जो रोजगार दिया वो किसने दिया? छत्तीसगढ़ ने दिया है। तो सबसे ज्यादा रोजगार छत्तीसगढ़ का 70%। सेकंड नंबर जो दिया है वो उत्तराखंड ने दिया है 65%। और थर्ड नंबर जो दिया है 59% किसने दिया? राजस्थान ने। तो यानी कह सकते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान ने रोजगार सबसे ज्यादा दिया है, और सबसे कम जो रोजगार दिया है वो गुजरात ने 0.2%। 0.2%। इस प्रकार से आपके सर्वाधिक रोजगार देने वाले राज्यों में नंबर 1 कौन सा था? छत्तीसगढ़। नंबर 2 कौन सा आता है? छत्तीसगढ़ के बाद आपका 2 कौन सा आता है? नंबर 2 आपका जो आता है छत्तीसगढ़ हो गया। और नंबर 2 आपका है कौन सा? क्या? नंबर 2 आपका है उत्तराखंड। थर्ड कौन है? राजस्थान। और सबसे कम कौन सा? गुजरात। अब हम रोजगार गारंटी कानून के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इसके बारे में आप देखिए, रोजगार गारंटी कानून, रोजगार गारंटी कानून यानी राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क इंडिया में लाने वाला जो था वो प्रोफेसर जांद्रेज थे, प्रोफेसर जांद्रेज। और इस कानून को सबसे पहले इंडिया में लाया गया वो महाराष्ट्र में लाया गया, यानी राइट टू कानून लाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो महाराष्ट्र था। राइट टू लाने वाला पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र। और इस कानून का जो दिमाग देने वाला है वो कौन है? प्रोफेसर जांद्रेज, प्रोफेसर जांद्रेज। यानी राइट टू वर्क रोजगार गारंटी कानून लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। कब लाया? 1972 में। और इसका जो जनक है वो प्रोफेसर जांद्रेज। अब मैंने बोला ये तो पहली बार तो महाराष्ट्र में लाया गया था, महाराष्ट्र सरकार ने लाया, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लाया गया उसको भी आप एक बार देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005 में आया, जिसको आप नरेगा बोलते हैं। लागू कब हुआ? 2006 में, 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006। इसलिए ध्यान दीजिए, लागू 2 फरवरी 2006 को हुआ, इसलिए इसको 2 फरवरी को हम नरेगा दिवस भी बोलते हैं। कौन सा दिवस बोलते हैं? नरेगा दिवस। और दोस्तों उस समय ये लागू कहां से हुआ? तो आंध्र प्रदेश से शुरुआत। मैंने फिर बोला है, रोजगार गारंटी कानून लाने वाला पहला राज्य तो महाराष्ट्र है, वो तो पहले लिया 1972 में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसको पूरे देश में लागू हुआ, उसका नाम है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून। वो आपका कानून तो बना 2005 में, लागू हुआ 2 फरवरी 2006 में। और सबसे पहले शुरुआत इनकी कहां से हुई? आंध्र प्रदेश से हुई। और इसमें क्या होता है? तो परिवार के एक गैर हुनरमंद व्यक्ति को, गैर हुनरमंद का मतलब होता है, गैर हुनरमंद का मतलब जिसको टेक्निकल कोई काम नहीं आता, स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, मतलब गैर हुनरमंद होता है, कोई डेवलप स्किल्ड नहीं होती उसमें, उस व्यक्ति को के एक परिवार के किसी एक व्यक्ति को साल में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देते हैं। कितने दिन का? 100 दिन के रोजगार की गारंटी देते हैं कि तुम्हारे को 100 दिन का रोजगार अवश्य रूप में देंगे। और इसी मतलब नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया 2 अक्टूबर 2009 को। और कहां से किया? नागौर से, नागौर राजस्थान से इसका नाम कर दिया मनरेगा। तो मेरी बात को समझ लीजिए,
रोजगार गारंटी कानून लाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? प्रोफेसर चांद्रेज। रोजगार गारंटी कानून सबसे पहले कहां पर लाया गया? तो महाराष्ट्र में। कब लाया गया? तो 1972 में। और मैंने बोला उसी की तर्ज पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका कानून कब बना? 2005 में, जब उसको क्या कहते थे? नरेगा। और वो कहां से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से। कब? 2 फरवरी 2006 को। इसमें 100 दिन की रोजी क्या है? पक्की। और इसी का नाम मनरेगा कर दिया। वो कब किया? 2009 में। और कहां से किया? तो नागौर से। और अब मैं बोल रहा हूं कि मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले जो राज्य हैं वो नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो 1 राज्य है छत्तीसगढ़, नंबर 2 आपका कौन सा है? उत्तराखंड, और नंबर 3 कौन सा है? तो राजस्थान, और सबसे कम कौन सा? गुजरात। इस प्रकार से दोस्तों इनको पढ़ते हैं। तो ये दूसरा हमारा जो पॉइंट था आज का, वो दूसरा। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आप आ जाइए। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है देश का पहला हाईटेक गांव। देश का पहला हाईटेक गांव कौन सा है? तो देश का पहला हाईटेक गांव है पुंसरी। कौन सा? पुंसरी। ये पुंसरी कहां पड़ता है? तो ये राजस्थान के बॉर्डर पर है, साबरकंठा। साबरकंठा गुजरात में पड़ता है। तो देश का पहला हाईटेक गांव, हाईटेक समझ गए, टेक्नोलॉजी से युक्त जो गांव है वो आपका कौन सा है? हाईटेक गांव कौन सा? पुंसरी, जो राजस्थान बॉर्डर पर साबरकंठा है। साबरकंठा गुजरात में पड़ता है। अब इसमें देखिए क्या है। इसमें देखो पहला प्रश्न तो है कि आत्मा तो गांव की और सुविधा सारी शहर की है। इस गांव की विशेषता क्या है? तो गांव मतलब आत्मा गांव की, यानी पोल्यूशन वगैरह के हिसाब से, वैसे शुद्धता के हिसाब से वो तो है गांव, और सारी सुविधा जो है वो आपकी कौन सी है? शहर की। और आपको पता है हमारे देश में ऐसी एक योजना भी चल रही है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन योजना। प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन योजना। देखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन योजना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी योजना हमारे 2016 में चली थी देश में, कि आत्मा तो क्या होगी? गांव की, और सुविधाएं क्या होंगी? शहर की। हम सारे गांवों को ऐसे ही बनाएंगे। एक योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन योजना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन योजना जैसी है। तो पहला कंसेप्ट इस गांव की क्या है? आत्मा तो क्या है? गांव की, और सुविधा क्या है? शहर की। यहाँ का जो प्रमुख भूमिका वाला सरपंच है उसका नाम है हिमांशु पटेल। कौन सा? हिमांशु पटेल। और ये भारत का पहला आदर्श गांव भी है, आइडियल गांव भी है। भारत का पहला आदर्श गांव बनने वाला है। आपको बताया प्रधानमंत्री ने एक आदर्श गांव योजना भी चलाई थी। तो पहला, देश का पहला आदर्श गांव भी है। देश का पहला क्या है? आदर्श गांव भी है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं वो आप देख लीजिए। ये देश का पहला वाईफाई वाला गांव है। ये देश का पहला मोबाइल लाइब्रेरी वाला गांव है। और देश की पहली ग्राम पंचायत है जिसकी खुद की बस सेवा है। और ये पहला गांव है जिसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। पब्लिक है अनाउंसमेंट सिस्टम, मतलब पब्लिक को अनाउंस करने का एक सेंटर सिस्टम बना हुआ है। और ये 100% यहाँ पे एलईडी स्ट्रीट लाइट है। यहाँ पे 100% लोगों के बैंक में खाते हैं, और 100% यहाँ पर प्रधानमंत्री बीमा योजना से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये गांव एक ऐसा गांव है जो शहरों को भी मात देता है। यहाँ के जो लोग हैं वो 100% तो प्रधानमंत्री बीमा योजना से जुड़े हुए हैं, 100% के बैंक में क्या है? खाते हैं, और 100% के गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट है। और पहला गांव है जहां पे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। पहला गांव है जहां पे मोबाइल लाइब्रेरी है। पहला गांव है जहां पे वाईफाई है। और पहली ग्राम पंचायत है जिसकी खुद की क्या है? बस सेवा भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम हुआ। और यहाँ के सरपंच है हिमांशु पटेल। और ये पहला आदर्श गांव भी है, पहला आदर्श गांव भी है, हाईटेक गांव भी है। तो ये सारी की सारी चीज मैंने बताई। ये कौन सा गांव है? पुंसरी। कौन सा? पुंसरी। कहां पर है? साबरकंठा। अब देखिए, ऐसा ही एक गांव था जो हमारे राजस्थान में भी हमारा विश्व स्तर पर नाम किया है। उस गांव का नाम है, राजस्थान का एक विशिष्ट गांव, पिपलांत्री गांव। कौन सा? पिपलांत्री, जो राजसमंद में है। इस गांव पे जैसे आरएस मेंस में भी क्वेश्चन आया, आरएस प्री में भी क्वेश्चन आया। जैसे मैंने बोला, जिस प्रकार से पुंसरी गांव पूरे दुनिया में हमारा नाम कर रहा है, उसी प्रकार से राजस्थान का पिपलांत्री गांव भी नाम कर रहा है। यहां पे एक अलग पहल की गई कि बेटी के जन्म पर परिवार वालों के द्वारा जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर में परिवार वालों के द्वारा 111 पेड़ लगाए जाएंगे और उनका संरक्षण किया जाएगा। 111 पेड़ लगा करके उनका संरक्षण किया जाएगा। और इसका मतलब
111 पेड़ हर परिवार लगाएगा जिनके घर में बेटी का जन्म होगा तो स्वाभाविक सी बात है गांव हरा भरा होगा, जैव विविधता होगी और गांव के लोगों को संसाधन मिलेंगे। तो ये भी एक विश्व में अपना पिपलांत्री गांव भी पहचान बनाने वाला गांव था। इसी गांव की इस योजना के तहत पर महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम है बेटी वन धन योजना। बेटी वन धन, तो बेटी वन धन को आप समझ सकते हो कि बेटी का जन्म होगा तो बेटी भी सुरक्षित है और वन भी क्या है, सुरक्षित। तो बेटी वन धन योजना किसने चलाई, महाराष्ट्र ने। ये योजना आपकी आरएसप्री में भी पूछी थी। तो जिस प्रकार से देश में एक विशिष्ट गांव, आदर्श गांव जो कौन सा पुंसरी है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे विशिष्ट गांव राजस्थान में कौन सा है, तो आपका पिपलांत्री गांव है। कौन सा गांव है, पिपलांत्री। तो दोस्तों ये तीसरी न्यूज हमने आपको बताई जो आपकी महत्वपूर्ण है, हर टॉपिक से आपको जुड़ेगी। मैं दोस्तों एक बात बीच में कहना चाहूंगा, आप इसको करंट न माने, ये सारी चीजों को फेल कर देगा। आप सारे सब्जेक्ट से जुड़ जाओगे। आप थोड़ा मेरी बात को, नजरिए को देखो, ये ऐसी चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। चाहे सबसे कंपेयर कर लीजिए, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चाहे कोई से भी कंपेयर कर लीजिए, जितने वीडियो आप देखते हैं कोई सा बेस्ट से बेस्ट आप सोचते हो कि भाई उसका नाम है, उससे कंपेयर कर लीजिए, सारे नोट्स देख लीजिए, तो आपको एक अलग ही चीज़ मिलेगी। तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये सोच से बनता है और आपको सारी परीक्षाओं में क्लैरिटी करेगा और सारी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएगा। एक बार इसको थोड़ा समझ में आए। आगे अब आया तो नई शिक्षा नीति हमारी बनी है। अब नई शिक्षा नीति बनी है तो उसकी समीक्षा के लिए राजस्थान में एक समिति बनाई गई है। राजस्थान में क्या बनाई गई है, समिति। तो अब हम बात शिक्षा नीतियों की कर रहे हैं, उसी से बढ़ते हुए हम आगे। अच्छा, हमने शिक्षा नीति के ऊपर आई थी तब एक वीडियो पहले डाला था, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें जो हमारी इसमें यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, हमारे उस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उसको देखेगा। डीएस कोठारी समिति आई 1964 में। डीएस कोठारी समिति कब आई, 1964 में। इन्होंने पहली बार 10+2+3 विचारधारा दी थी और उसी की रिपोर्ट पर पहली शिक्षा नीति बनी थी हमारे 1968 में। तो देश की पहली शिक्षा नीति कब बनी, 1968 में। बाद में द्वितीय शिक्षा नीति, सेकंड शिक्षा नीति कब बनी, 1986 में, जिसको आप वर्तमान शिक्षा नीति बोलते हैं। उसी में 10+2+3 विचारधारा थी। बाद में राममूर्ति समिति की अनुशंसा पर संशोधित शिक्षा नीति कब बनी, 1992 में। संशोधित शिक्षा नीति कब बनी, 1992 में। और अभी के कस्तूरी रंगन समिति आई है और इस के कस्तूरी रंगन समिति 2017 में बनी थी। 19 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके आधार पे हमारी नई शिक्षा नीति आई है, जिसकी विशेषता हम और थोड़ी उसकी पॉलिसीज की बातें आने दो, उसके बाद एक दिन डिस्कस करेंगे। और इस नई शिक्षा नीति पर राजस्थान में इस पर समीक्षा करने के लिए सुची शर्मा की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, सुची शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है और जिसका जो अपनी नई शिक्षा नीति पर क्या करेगी, समीक्षा करेगी। तो आप देखिए सारी चीजों को आप आ जाइए। सबसे पहले हमारी शिक्षा नीति डीएस कोठारी समिति, कौन सी समिति, डीएस कोठारी समिति। उसके रिपोर्ट पर पहली शिक्षा नीति कौन सी थी, 1968। बाद में कौन सी बनी, 1986। बाद में 1986 संशोधित कब हुई, 92 में। वो कौन सी समिति की अनुशंसा पर, राममूर्ति समिति। और फिर हमने कहा कि कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट पर अभी नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति पर राजस्थान में समीक्षा करने के लिए एक समिति आई है जिसका नाम है सुची शर्मा समिति। कौन सी समिति, सुची शर्मा समिति। तो ये आपकी अगली न्यूज है, चौथी, और जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और मैंने कहा कि शिक्षा नीति के बारे में आप और भी अपना एक पहले का वीडियो मैंने दे दिया है, डाला है, जो शिक्षा नीति पर पूरा वीडियो बता रहा है, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। उसको आप पूरा देखिए, जो आपको सारी चीजें बता देगा। तो शिक्षा नीति पर हमने पहले भी इस पर बताया है। तो ये टोटल आपकी टॉपिक है। पांचवी न्यूज एक आ रही है, विवाह के लिए लड़कियों की औसत आयु 18 से बढ़ाकर हम 21 वर्ष कर रहे हैं। 18 से बढ़ाकर कितनी कर रहे हैं, 21 वर्ष। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि हमने एक समिति गठित की है जिसके माध्यम से हम लड़कियों की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी करेंगे, 21 वर्ष। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा करने का मूल उद्देश्य क्या है। तो देखो, इसका बेसिक उद्देश्य तो जनसंख्या नियंत्रण है, पॉपुलेशन कंट्रोल। अब पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे, देखो, जनसंख्या, विवाह की आयु अगर ज्यादा होगी तो प्रजनन आयु क्या होगी, कम होगी। प्रजनन आयु क्या होगी, कम। प्रजनन आयु कम होगी। प्रजनन आयु कम होगी तो प्रजनन दर भी क्या होगी, कम। और प्रजनन दर कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या होगी, कम।
विवाह की आयु अगर ज्यादा है, भाई विवाह एक तो 18 वर्ष में हो रहा है, एक 21 वर्ष में हो रहा है, तो 18 वर्ष में हो रहा है तो विवाह की आयु अगर कम है तो प्रजनन दर क्या हो, प्रजनन आयु क्या होगी, ज्यादा, और 21 वर्ष है तो प्रजनन आयु क्या होगी, कम। अब प्रजनन आयु कम है तो प्रजनन दर भी क्या होगी, कम। तो प्रजनन दर कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या होगी, कम। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा हमने आपको बताया। बोलो क्लियर है? अब हम इसके पहले एक बैकग्राउंड हम ले जाएंगे आपको, और बैकग्राउंड को आप देखने का प्रयास करेंगे कि पूर्व में कौन कौन से कानून थे जिनके माध्यम से लड़कियों की विवाह की आयु डिसाइड हुई। अभी अभी हमने बताया बीएस मालबारी का जो कानून था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट अभी अभी बताया था मैंने, जो दादा भाई नौरोजी वाले टॉपिक में बीएस मालबारी का जो कानून लाया हुआ था, कौन सा था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। बीएस मालबारी का कानून लाया हुआ है। किसका लाया हुआ है? बीएस मालबारी का कानून। तो मैंने उसमें बताया था कि इस कानून के माध्यम से पहली बार सेक्स की आयु निर्धारित की गई कि 12 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। अतः लड़कियों की विवाह की आयु कितने वर्ष होगी? 12 वर्ष। कितनी वर्ष होगी? 12। तो ये तो पहली बार है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। बाद में आपको दोस्तों पता है शारदा कानून आया हमारा। शारदा कानून 1929 में आया, 30 में लागू हुआ, और इसमें बाल विवाह पर नियंत्रण के लिए लड़की की आयु तो कितने वर्ष रखेगी? 14, और लड़कों की आयु कितनी रखी? 18। बाद में इसी कानून को संशोधित किया गया 1978 में। उसमें लड़की की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी? 18, और लड़के की कितनी कर दी? 21। और बाद में यही बाल विवाह कानून है ना संशोधित 2006 में हुआ, और बाल विवाह को यहाँ पे दंडनीय क्या बनाया गया? अपराध। और अब हम आयु कितनी करने जा रहे हैं? 21। कितनी करने जा रहे हैं? 21। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट में हमारी आयु 1891 में कितनी? 12 वर्ष। शारदा एक्ट के अंतर्गत विवाह की आयु लड़कियों की कितनी? 14 वर्ष, और 1978 के अंतर्गत कितनी? 18 वर्ष, और बाद में उनको दंडनीय अपराध का बनाया 2006 में, और अब हम विवाह की आयु कितनी करने जा रहे हैं? 21 वर्ष। और इसका उद्देश्य जो है वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो जनसंख्या को नियंत्रण करना है, और दूसरा मातृत्व मृत्यु दर को क्या करना है? कम। मातृत्व मृत्यु दर को कम करना है। क्यों करना है? बोलो कि अगर हमारी लड़की की आयु ज्यादा होगी तो वो गर्भ मतलब कहने का मतलब सबसे ज्यादा जो मौत होती है, जच्चा और बच्चा की मौत होती है, वो इस कारण से ही होती है। तो इससे हमारी माताओं की मृत्यु क्या होगी? कम होगी। माताओं की मृत्यु क्या होगी? कम। ठीक है, तो ये टोटल आपकी बात, इसके पीछे लॉजिक है, और ये बात आपको बता दी कौन कौन से कानून बने हैं दोस्तों। अब आप आइए अगले टॉपिक पे आ रहे हो, तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है, अगली न्यूज है, देखिए लड़ाकू विमान रुस्तम आया। लड़ाकू विमान कौन सा आया? रुस्तम। अब लड़ाकू विमान रुस्तम को डीआरडीओ ने बनाया। किसने बनाया? डीआरडीओ। डीआरडीओ की प्रयोगशाला है वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान। कौन सी? वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान। तो वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान डीआरडीओ की प्रयोगशाला है। अब डीआरडीओ की प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित है। यह मानव रहित विमान है, यूएवी है, जिसको रुस्तम 2 बोलते हैं। रुस्तम 2, और रुस्तम 2 का ही नाम कौन सा? तपस है। कौन सा? तपस। इन्होंने उड़ान भरी है, और इसकी जो तुलना की जा रही है वो प्रेडेटर से की जा रही है। अमेरिका का जो वायु मतलब कौन सा मानव रहित विमान यानी ड्रोन है, मानव रहित विमान यानी ड्रोन है, प्रेडेटर। तो अमेरिका का कौन है? प्रेडेटर। और प्रेडेटर की तर्ज पर हमारा कौन सा बनाया जा रहा है? तो रुस्तम 2, जिसका दूसरा नाम क्या? तपस। तो रुस्तम 2 या कौन सा हो गया? तपस। तो रुस्तम 2 बनाया जा रहा है, प्रेडेटर और रुस्तम 2। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टॉपिक है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यह मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम होगा, और कई हथियारों से क्या होगा? लैस होगा। और अभी हमारी सेना जो यूज कर रही है यूएवी, वो कौन सा कर रही है? हेरोन। कौन सा? हेरोन। तो ये देखो, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। हमारी जो सेनाएं अभी जो ड्रोन यूज कर रही हैं उसका नाम क्या है? हेरोन। क्या नाम है? हेरोन। तो हेरोन हो गया। हेरोन हमारी सेना अब तक जो यूज कर रही है वो कौन सा है? हेरोन। हेरोन के बाद हम बोल रहे हैं कि अभी हम कौन सा बना रहे हैं? रुस्तम 2। और रुस्तम 2 को क्या नाम दे रहे हैं? तपस। और ये किसकी तर्ज पर बन रहा है? तो अमेरिका के प्रेडेटर की तर्ज पर बन रहा है। किसकी तर्ज पर बन रहा है? अमेरिका के प्रेडेटर। और अब हम बताने जा रहे हैं कि प्रेडेटर की तर्ज पर बन रहा है, जिसको रुस्तम 2 या तपस नाम दिया गया है। और बना कौन रहा है? तो डीआरडीओ। और बेसिकली ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आना चाहिए आपको। अगला,
अगला जो टॉपिक है हमारा लास्ट, नरेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट से क्या है संन्यास। तो देखिए ये कैसे पूछता है, ये कई बार क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा इससे संबंधित नहीं है, कौन सा क्या है, ऐसे आ जाते हैं। तो मैंने सारा चीज लिखी है। ये रांची झारखंड के हैं और ये विकेट कीपर थे। भाई इनका जो एक्सपर्ट था वो किस में था, विकेट कीपर थे, और विकेट कीपर रांची झारखंड के हो गए। और अब इन्होंने कौन से काम किए जिसको मैंने सारे बताए कि देखो इन्होंने आईसीसी का मतलब हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तीनों ट्रॉफियां जीतने का वाला एकमात्र कप्तान है। तीनों ट्रॉफियां जीती है इन्होंने। सारी चीजों को मैंने अलग अलग किया। T20 का विश्व कप इन्होंने जीता, T20 का विश्व कप इन्होंने जीता, और T20 का विश्व कप जीता 2007 का, वनडे विश्व कप जीता 2011 का, और चैंपियंस ट्रॉफी यानी विश्व कप जीता 2013 का। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तीनों ट्रॉफियां जीतने वाला एकमात्र कप्तान है। T20 विश्व कप इन्होंने 2007 का जीता, वनडे विश्व कप इन्होंने 2011 का जीता, और चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने 2013 की जीती है। दोस्तों अब आते हो पुरस्कार के ऊपर। किसके ऊपर? पुरस्कार। तो पुरस्कार पे एक बार और आ जाइए, आप देखिएगा 2 मिनट के लिए। पुरस्कार 2008-9 में इनको आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर घोषित किया गया। आईसीसी का ही 8 और 9 में आईसीसी का वनडे क्रिकेटर घोषित किया गया। 2007 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, और 2018 में इनको पद्म भूषण दिया गया। क्या दिया गया? पद्म भूषण। अब पद्म भूषण क्रिकेट में या तो मिला है तेंदुलकर को, और तेंदुलकर के बाद किसको मिला है? इन्हीं को मिला है। या तो तेंदुलकर को मिला है, तेंदुलकर के बाद किनको मिला है? महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। तो इनको पद्म भूषण भी मिल गया, राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल गया, और 2008-9 में आईसीसी का बेस्ट क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर भी मिल गया। अब इन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये देखो फैक्ट का क्वेश्चन है जो मैंने डाल दिया, नोट्स आपको उपलब्ध रहेंगे। 324 मैचों में कप्तानी करने वाले, मतलब सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का जो कप्तान था रिकी पॉन्टिंग। कौन था? रिकी पॉन्टिंग। तो रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ करके इन्होंने 332 मैचों में कप्तानी की है। मतलब सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड था वो रिकी पॉन्टिंग के नाम पे था, तो उसके रिकॉर्ड को पछाड़ करके 332 मैचों में इन्होंने कप्तानी की है। समझ गए क्या? धोनी की कप्तानी में 600 दिन तक टेस्ट रैंकिंग में हमारी नंबर 1 इंडिया टीम रही है। 600 दिन तक। वनडे क्रिकेट में इन्होंने 229 छक्के लगाए हैं, जो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा है, और अंतरराष्ट्रीय कैरियर में 829 शिकार किए हैं। शिकार मतलब विकेट लिए हैं, और 224 रन की इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वोत्तम पारी खेली है। तो दोस्तों ये महेंद्र सिंह धोनी के क्या है रिकॉर्ड हैं जो हमने बताए। इस प्रकार से हमने 7 न्यूज आपको पूरी की पूरी बताई, जिनके नोट्स आपके मतलब टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, जगू का जो ऑनलाइन क्लासेस की जो साइट बनी मेरे पास व्हाट्सएप पर है। इसके अलावा आप जो व्हाट्सएप पे मांगोगे उस पर भी मैं भेज दूंगा। नोट्स आपको सारे के सारे हमने दे दिए हैं, और इसको पढ़ें। और दोस्तों इसको एक परीक्षा से न जोड़ें, इसको हर परीक्षा जो जोड़ें। ये देखो अब इन टॉपिक्स में हिस्ट्री भी आई है, इस टॉपिक में आपका ज्योग्राफी भी आई है, इस टॉपिक में आपका हिस्ट्री के साथ मतलब पॉलिटिकल साइंस भी आया है, इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी भी आई है, जनरल खेल भी आया है इसमें। तो सारी चीज़ों को इसमें हम योजना भी आई है, सारी चीज़ें हमने बताई है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखते रहिए। आज हमारी इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण हम आपसे लाइव नहीं हो सके, और आज हमने सारे के सारे वीडियो डाल रहे हैं। तो वीडियो देखने से न चुकें, शेयर करने से न चुकें, लाइक करने से न चुकें, और दोस्तों सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, और साथ में रोजाना जुड़े रहें। कल हम इसी वक्त पर इसी जोश के साथ करंट अफेयर में मिलेंगे आपके साथ, और आपको फिर 18 और 19 तारीख का करंट बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार।